जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिर्मय। दोस्तों, आज हम स्वागत करेंगे हमारे आदरणीय मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव का। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच हरिमोहन साहब। सर, बांग्लादेश भारत के लिए रोज एक नई सरदर्दी खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले का मामला था कि भारत के साथ उनके बॉर्डर डिस्प्यूट्स हो रहे थे। कभी मनसा देवी का एक मंदिर जो कि हमारी सीमा के अंदर आसाम में बनाया जा रहा था, बांग्लादेश की सीमा से दिखाई देता था। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स आकर कहते हैं कि तुम ये मंदिर नहीं बना सकते क्योंकि हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही थी, आहत हो रही हैं। उसके बाद जो भी था, बीएसपी हमारे बीएसएफ ने कुछ जो बहुत समझदारी से काम लिया और उन्हें वापस भेज दिया और ये कहा कि हमारी अपनी टेरिटरी में हो रहा है, तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये मामला प्रोवोकेटिव था। अब ये प्रोवोकेशन लगातार बढ़ रही है और जिस तरीके से खासकर बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स का बिहेवियर लगातार चेंज हो रहा है, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ। अगर हम इसे देखें तो अभी कुछ दिन पहले हमारी जो आर्मी है, वो हमारी जो बीएसएफ है, वो बॉर्डर पे बाड़ लगा रही थी, तो वहां के लोकल्स एकदम से आ जाते हैं और साथ में बीएसएफ उनकी बॉर्डर गार्ड आ जाती है और क्लियर वर्ड्स में कहती है तुम ये नहीं कर सकते। वो एक अलग मैटर है कि इंडिया ने समझदारी दिखाते हुए, एक मेच्योर जेस्चर दिखाते हुए कुछ दिन के लिए वो बॉर्डर फेंसिंग रोक दी है। लेकिन हम ये कब तक सहेंगे या कब तक यह होगा, क्योंकि कभी ना कभी तो बॉर्डर फेंसिंग करनी पड़ेगी जैसे जैसे सिचुएशंस खराब हो रही है। और जहां तक मुझे भी याद आ रहा है, एक इंसिडेंट ऐसा भी हुआ था कि हमारे कुछ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों को बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स ने गिरफ्तार कर लिया या पकड़ लिया और जो बहुत ही बुरी सिचुएशन में उनकी जो बॉडीज थी वो वापस की गई थी। तो मैं उस टाइम काफी मतलब इमेच्योर नहीं था, बच्चा ही था, तो मेरे को याद है हमारे सिख ऑफिसर होते थे, वो बड़े तिलमिलाए हुए थे, गुस्से में थे कि तुमने हमारी बॉडी, हमारे जो जवान है उनकी बॉडी का क्या हाल किया है। एक इंसिडेंट मुझे याद आता है। यानी बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनवायरनमेंट तो रहा नहीं, फिर भी पिछले 10-15 साल में हम देखते हैं तो माहौल शांत रहा। लेकिन अब एकदम से उसे इग्नाइट करने की कोशिश की जा रही है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से एक बार फायरिंग के भी एग्जांपल आ चुके हैं, जिनके ऊपर जो घुसपैठिए थे उनको फायर करके भगाया गया या हमला किया गया, जैसा भी था। अब ऐसे में मैं सर आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूं कि इस तरीके से जो अभी बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड का एक जो बिहेवियर है बीएसएफ के साथ, वो एंगेज हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। उनको अगर देखें तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, इंडिया के साथ रिलेशंस खराब करने की कोशिश की जा रही है। और यहां तक कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके फॉरेन मिनिस्टर ने यहां तक कह दिया, फॉरेन मिनिस्टर तो नहीं कहेंगे, फॉरेन ऑफिसर कहेंगे, उसने यहां तक कह दिया कि इंडिया अगर हमारी बातें नहीं मानता तो हम अपने बॉर्डर के ऊपर कब्जा करने नहीं देंगे, इंडिया फेंसिंग को फेंसिंग करने नहीं देंगे, और अगर ऐसा है तो हम सारे कुछ पुराने वाले जितने भी एग्रीमेंट्स हैं उन्हें कैंसिल कर देंगे, जिसमें बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से किया गया 2015 का जो एक्सचेंज ऑफ कॉरिडोर एग्रीमेंट भी था, जिसमें इंडिया ने नुकसान खाते हुए 111 एनक्लेव्स बांग्लादेश को सौंप दिए, जिसमें 17,160 एकड़ जमीन दी गई। वहीं बांग्लादेश ने रिटर्न में 51 एनक्लेव्स दिए, जो कि 7,110 एकड़ जमीन थी, और वो बांग्लादेश ने हमें दिए। 2015 में एग्रीमेंट काफी साल बाद हुआ था। इसी तरीके से बहुत सारे हमारे एग्रीमेंट्स ऐसे भी हैं जो कि हमारी वाटर शेयरिंग के हैं, हम उस चीज के ऊपर भी डिस्कस करना चाहेंगे। और बहुत सारे, अच्छा, और कुछ दिन पहले ये खबर भी आई है कि इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें चावल भी भेजे हैं। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, एक तरफ हम चावल भेजकर बांग्लादेशियों की भूख मिटा रहे हैं, भले ही वो हमारे हिंदू भाइयों को वहां पर क्या मसैकर कर रहे हैं, हमें अब उस तरफ ध्यान कम दे पा रहे हैं, या उस चीज को कैसे हैंडल कर रहे हैं, अभी इस चीज की कोई खुलासा नहीं हुआ, सरकार की तरफ से कोई खास बयान आया नहीं है, एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रही। लेकिन फिर भी बांग्लादेश का जो बिहेवियर है इस टाइम पर, और ऐसा बिहेवियर है जो चाहता है वो लड़ना, तो सर मैं ये आपसे समझना चाहूंगा कि असलियत में कहां जा रही है ये रिलेशंस, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, और भारत सरकार इसमें क्या कर रही है सर? हाँ, देखो हरिमोहन साहब, इसमें कोई शक नहीं जो आपने बताया कि भारत और बांग्लादेश का रिलेशनशिप कोई खास अच्छे है नहीं अभी, और वो काफी अभी हर रोज कुछ ना कुछ
बॉर्डर पे होता जा रहा है और रिलेशनशिप सुधरने के बजाय खराब ज्यादा हो रहे हैं। अगर आप देखें कि इसमें कोई शक नहीं, भारत है जिसने बांग्लादेश को आजादी दिलाई। 1971 के अंदर हमने हमारी फौज गई वहां पर, लड़ी मुक्ति बाहिनी के साथ, और हमारे करीब करीब 2000 के करीब टोटल सैनिक भी शहीद हुए थे, पाकिस्तान वेस्टर्न पाकिस्तान मिला के भी। और अगर भारत इस लड़ाई के अंदर नहीं शामिल होता तो ये नामुमकिन था कि बांग्लादेश एक अलग स्टेट बनती, क्योंकि पाकिस्तान की जो फौज थी वो इसको क्रश कर सकती थी। मगर भारत की फौज ने मुक्ति बाहिनी के साथ जाके और पाकिस्तान की फौज को 13 दिन के अंदर ही सरेंडर करने में मजबूर किया, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा सरेंडर था। 93,000 पाकिस्तान के जो सैनिक थे जनरल नियाजी के अंडर सरेंडर कर गए थे। और ये सच्चाई है, जिस देश को भारत ने आजादी दिलाई हुई, आज वही देश भारत के साथ ऐसे रिलेशन करता है, ये सोचा भी नहीं होगा किसी ने। मगर दुख की बात यह है कि अगर आप 1971 के बाद देखें, 1975 जो कि शेख मुजीबुर रहमान, जो कि फादर ऑफ द नेशन थे बांग्लादेश में, उसको ही मार दिया। तो सच्चाई ये है कि 1975 के बाद ही ये एंटी इंडिया सेंटिमेंट पैदा हो गए थे और कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये बढ़ते गए हैं। और जो खालिदा जिया है वो और जमाते इस्लामी जो हैं, जिन उनकी गवर्नमेंट आई कोलिशन में, तो ये सेंटिमेंट बहुत ही ज्यादा हो गए थे। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि जब ये लड़ाई हो रही थी, जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन सर्च लाइट किया था 25 मार्च 1971 को, जब उन्होंने एक प्रकार से पूरा जो इंटरनल डिसऑर्डर जिसको कह रहे थे उसको क्रश किया था, तो वहां पर बांग्लादेश के अंदर करीब करीब 4 से 5 लाख औरतों का वहां पर रेप हुआ, 25 से 30 लाख लोग मारे गए, 1 करोड़ के करीब लोग भाग के भारत में आए जो शरण दी। उस समय दो जो थे पार्टियां, वो पाकिस्तान की फौज के साथ थी। एक तो बेसिकली ये रजाकार थे और एक ये जमाते इस्लामी। ये जमाते इस्लामी और रजाकार पाकिस्तान की आर्मी के साथ खड़े थे। वही जमाते इस्लाम बाद में गवर्नमेंट के अंदर आई, वो बांग्लादेश नेशनल पार्टी के साथ, खालिदा जिया के साथ। और ये सच्चाई है कि जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट जो मैंने बताया 75 के बाद, वो धीरे धीरे बढ़ते चले गए। और ये सच्चाई है कि 2009 तक जो रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे, और जो भी नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये जितने भी आपके टेररिस्ट ग्रुप थे, मिलिटेंट ग्रुप थे, ये एक्सट्रीमिस्ट जो थे, इनको बेसिस पाकिस्तान के साथ जो ये रजाकार और जमात इस्लामी और बांग्लादेश नेशनल पार्टी, इन्होंने चिटागोंग में दे रखे थे। तो इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट के जितने भी ये आपके एक्सट्रीमिस्ट थे, इनकी बेसिस कुछ पहले भूटान में थी, वो भूटान में हमने उनको एक बस्ट कर दिया, तो वो सारे चिटागोंग में। तो नॉर्थ ईस्ट की जो मिलिटेंट एक्टिविटी थी, उसका मेन कारण ये भी था कि बांग्लादेश का एंटी इंडिया एटीट्यूड और जिस प्रकार से उनको बेसिस दी हुई थी। अब 2009 के अंदर जब से शेख हसीना की गवर्नमेंट आई और 15 साल तक उसने रूल किया, तो सिचुएशन में बदलाव आया गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। अब ये कहें कि क्या वहां का जो अवाम था वो बिल्कुल प्रो इंडिया होगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं वहां पर गया भी हूं। मैं जब कोर्स कर रहा था एशिया पैसिफिक सिक्योरिटी स्टडी हवाई में, यूएस में, उसके बाद हम टूर पे बांग्लादेश पे भी गए, तो ऐसा लगता नहीं कि कोई बिल्कुल बदलाव आ गया था जो एंटी इंडिया जो एटीट्यूड में, मगर ये था गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बहुत ही बदलाव आया था। भारत और बांग्लादेश के रिलेशनशिप बहुत अच्छे तरफ जा रहे थे ये लास्ट 15 साल में शेख हसीना की गवर्नमेंट में। इसमें 4-5 चीजें बहुत पॉजिटिव हुई। एक तो आपने बोला जो लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ 2015 में, इस तरफ भारत में जब से 2014 से गवर्नमेंट आई है प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी की, और उधर से शेख हसीना की गवर्नमेंट ने मिलके ये लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट, जो कि एक प्रकार काफी पचकला था,
क्योंकि इसमें कॉन्क्लेव थे कि भारत के कॉन्क्लेव बांग्लादेश में, जिसके साथ कोई लैंड कनेक्टिविटी नहीं थी, और इसी प्रकार बांग्लादेश के कॉन्क्लेव भारत की टेरिटरी में। वो जैसे आपने बताया 111 और 51 थे, वो अदला बदली हुई और कनेक्टिविटी हुई। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम जो शेख हसीना की गवर्नमेंट ने किया, उसने ये जितने भी एक्सट्रीमिस्ट थे जिनके कैंप थे चिटागोंग में, उनको उखाड़ फेरा। और उसने जो किस किस के थे, वो उल्फा के, एनडीएफबी के जो कि बोडो मिलिटेंट थे, और उल्फा असमी मिलिटेंट थे। इसके बाद आपके पीएलए के थे जो कि मणिपुर में ऑपरेट किया, एनएससीएन खपलांग, एनएससीएन आईएम। और उल्फा के तो राजकोवा को पकड़ के भारत को दे दिया, प्रवेश वर्मा वहां से भाग गए थे। तो भारत की नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर शांति आई तो इसका श्रेय एक प्रकार से शेख हसीना पे भी जाता है। और काफी हद तक कनेक्टिविटी जो 1965 में थी, जो रोड रेल कनेक्टिविटी थी भारत और बांग्लादेश में, उसमें हुआ। और बांग्लादेश को बहुत फायदा हुआ भारत के इसमें, क्योंकि बांग्लादेश और भारत का जो बॉर्डर है वो करीब करीब 4000 किलोमीटर है। और इसको इंडिया लॉक कंट्री भी बोला जाता है। इसको इंडिया लॉक कंट्री इसलिए बोला जाता है कि 95% इसका बॉर्डर भारत से मिलता है, और इसलिए भारत पे ऊपर बहुत डिपेंडेंट भी है। भारत से ही यहाँ पर जाते हैं आपके चावल जाते हैं, यहाँ से सब्जियां जाती हैं, यहाँ से अनियन जाते हैं, यहाँ से पेट्रोल के जो रिफाइंड ऑयल जाता है, यहाँ से बिजली यहाँ से जाती, पानी यहाँ से जाता है। तो भारत के ऊपर जो बांग्लादेश बहुत ज्यादा डिपेंडेंट, और जो इसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिसने बहुत अच्छा काम किया था लास्ट 15 साल में, जिसके कारण बांग्लादेश अंडर डेवलप्ड से डेवलपिंग कंट्री की तरफ आ रहा था, उसका रॉ मटेरियल भी सारा भारत से जाता है। तो कहने का मतलब यह है, भारत जो है एक लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी था बांग्लादेश का। बांग्लादेश के जो डिपेंडेंसी भारत में 90 to 95% है बनिस्बत दूसरों के, स्पेशली जो आपके फूड आइटम मान लो और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो काफी डिपेंडेंसी थी। तो इसलिए ये 15 साल में बहुत अच्छे रिलेशन हुए भारत और बांग्लादेश में। और बांग्लादेश ने भी भारत को 2 पोर्ट जो चिटागोंग का और मोंगला पोर्ट दिए, जिसके कारण नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक प्रकार से जो आपकी कनेक्टिविटी थी बाई सी वो अच्छी होगी। आप नहीं तो पूरा चक्कर काट के जाना पड़ता था आपको कोलकाता एयर उसमें पोर्ट में, आपको चिटागोंग और मोंगला मिलने से फायदा। तो दोनों देशों को काफी फायदा था। मगर सच्चाई यह है, जब 5 अगस्त को ये कू कराया गया, तब से सिचुएशन खराब होती जा रही है। ये कू किसने करा, इसमें कोई शक नहीं। इसके अंदर 2-3 पैंदे इन्वॉल्व हैं। एक तो अनफॉर्चुनेटली डीप स्टेट है यूएस की, अमेरिका की जो डीप स्टेट है वो इसके अंदर इन्वॉल्व थी। उसने तख्ता बदलवाया, और क्योंकि सेंट मार्टिन आइलैंड देने से मना कर दिया था शेख हसीना ने यूएस को, और इसके साथ साथ आईएसआई भी इन्वॉल्व थी। और ये सच्चाई है कि ये इलीगली हुआ है, क्योंकि आज तक शेख हसीना ने रिजाइन नहीं किया था ऑफिशियली और लीगली, उसको भागना पड़ा। और अब जो ये मोहम्मद यूनस है, ये एक प्रकार से स्टूज है अमेरिका का। जिस प्रकार से इसके रिलेशनशिप आप देखें क्लिंटन के, आप स्पेशली बाराक ओबामा के साथ भी बहुत अच्छे थे, और कहीं ना कहीं हिलेरी क्लिंटन के साथ भी बहुत अच्छे थे, क्लिंटन के साथ। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन रही है यूएस की, उसके साथ रहा है ये। जबकि इसको एक प्रकार से नोबेल प्राइज भी दिया गया है जो बैंक के ऊपर, ग्रामीण बैंक। मगर ये सारा का सारा जो कार्रवाई थी ये अमेरिका के कहने पे हुई थी, और ये अमेरिका का पिट्ठू था। और जिस प्रकार से अब इसके इंटरिम गवर्नमेंट इसने फॉर्म की है, अब रिश्ते खराब होते जा रहे हैं। और जो भी बॉर्डर पे हो रहा है वो दिखलाता है कि भारत और बांग्लादेश की गवर्नमेंट के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो गया ऑलमोस्ट। और इसके कारण ये कर रहा है। क्या ये कार्रवाई बिल जो डोनाल्ड ट्रंप अभी आ जाएंगे 20 जनवरी में, तब के बाद भी ये रखेगा नहीं रखेगा तो समय बताएगा। मगर हाँ, ये जो आप
इशारे कर रहे हो, वाकई आज की तारीख में भारत और बांग्लादेश की जो रिलेशनशिप है उसमें काफी ठहराव आया है। और मुझे लगता है आने वाले समय में बांग्लादेश को इससे ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि भारत के ऊपर उसकी इतनी डिपेंडेंसी है कि चाहे वो पानी जाता है तेस्ता वाटर का, गंगा वाटर का, या आपके जो खाना पीना बिजली भारत से जाता है। अगर भारत के साथ उसके रिलेशनशिप खराब होंगे तो भारत के पास भी तरीके हैं जिससे बांग्लादेश की जो टेल को ट्विस्ट कर सकते हैं। हरिमोहन साहब। सर, भारत के पास तरीके हैं लेकिन भारत इस्तेमाल नहीं कर रहा। इसके बारे में क्या कहना है? देखो ऐसा है कि हर चीज टाइम पे करनी थी, क्योंकि ये सच्चाई है कि भारत के पास हैं भी, और भारत टाइम आने पे कार्रवाई करेगा, क्योंकि सच्चाई ये है कि भारत एक बड़ा देश है। अब आप देखें सिचुएशन बड़ी बदलती है। आप तालिबान के साथ देखें अफगानिस्तान के अंदर क्या हुआ। अफगानिस्तान में जब तालिबान आया था तो जो एक प्रकार का माहौल था पाकिस्तान में कि उनको एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलेगी, और तालिबान आ गए अब तो बल्ले बल्ले, और आज वो क्या हालात हैं। और भारत के रिश्ते जो तालिबान गवर्नमेंट के साथ वर्केबल हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, हमने कनेक्टिविटी भी दे दी चाबार से, तो बदलने में टाइम नहीं लगता। कहने का मतलब यह है कि ये सच्चाई है कि रिलेशनशिप में अभी गिरावट है। और यही नहीं, आपको जो और बताता हूं, क्या ये हथियार खरीद रहे हैं काफी हद तक चीन से। चीन ने भी इसका फायदा उठाया। मुझे लगता है कि ये बेवकूफी अमेरिका से की है, और इसमें अमेरिका का फायदा नहीं होगा, इसका चीन और पाकिस्तान का ज्यादा फायदा होगा। ये क्योंकि एक वैक्यूम क्रिएट करती, इसका ये इस्तेमाल कर रहे हैं चीन और पाकिस्तान, और कराया ये ज्यादातर लगता है डीप स्टेट है यूएस की। और इसके कारण अब होगा क्या, एक देश जिसकी इकोनॉमी इतना अच्छा कर रही थी, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम उसका पर कैपिटा इनकम भारत से भी ज्यादा हो गया था। उसकी वजह यह थी कि इनकी बहुत अच्छी इकोनॉमी चल रही थी, मगर अब इस मोहम्मद यूनुस के आने के बाद पूरा का पूरा तख्ता बदल गया है। और जिस प्रकार से वहां पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री ठप पड़ी है, रॉ मटेरियल भारत से जा नहीं रहा, लेबर आ नहीं रहा, तो मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश इस हालात में रहेगा। वो उसी हालात में जाएगा जहां से जिस तरफ पाकिस्तान गया था। तो ये अब हो क्या रहा है, प्रेजेंटली क्या सिचुएशन है वहां पर। प्रेजेंटली सिचुएशन जो मोहम्मद यूनुस है वो तो एक मुखड़ा है, उसके पास पावर नहीं है। पावर है अभी जमात इस्लामी, बांग्लादेश मुजाहिदीन, रेडिकल एलिमेंट्स घूम रहे हैं, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स हैं, हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टी जलाई गई। और यही हिंदू नहीं, बाकी जो क्रिश्चियंस भी हैं और बुद्धिस्ट हैं, उनके ऊपर भी एक्शन हो रहा है। तो ये सच्चाई है कि वाकई काफी सिचुएशन ठीक नहीं है। भारत इसको देख रहा है, भारत अब प्रेशर डालेगा। कई चीजें होती हैं जो बताई नहीं जाती, मगर वो कार्रवाई हो रही होगी, इसमें कोई शक नहीं। एक चीज को आप देख के चलें, जो आराकान है, जो कि एक रखाइन प्रोविंस है, जो इनका बॉर्डर है, ईस्टर्न बॉर्डर 200-250 किलोमीटर है। वहां पर जो रखाइन प्रोविंस में अराकान हैं, उन्होंने अराकान आर्मी ने उन्हें हमला कर दिया था। इन्होंने कम से कम 100 किलोमीटर के इलाके के अंदर घुसाए थे वो। और उसकी वजह यही थी कि वो जो रोहिंग्याज हैं वो एक प्रकार से उनको वो इस्तेमाल कर रहे थे, फोर्स जो कि हिंदुओं पे भी बुद्धिस्ट पे थे, उनको पीछे धके लगा। तो बांग्लादेश की औकात तो इतनी है कि वो अराकान आर्मी जो कि एक प्रकार से अनरेगुलर आर्मी है, उसका मुकाबला नहीं कर पाए। वो भारत की तरफ क्या करेंगे, मगर न्यूसेंस वैल्यू बहुत है। कई बार क्या कहते हैं कि खुद तो हम गिरेंगे, आपको तो भी हम डूबेंगे सनम, तुमको ले डूबेंगे। हाँ, तो ये जो कार्रवाई करने की कोशिश करा बांग्लादेश, वो कैसे? बांग्लादेश जिस प्रकार से जो जा रहा है, एक तो 10 लाख के करीब ये रोहिंग्या जो थे वो बिठा रखे थे कोक्स बाजार में बांग्लादेश में। शेख हसीना उनको अंदर नहीं बढ़ने दे रही थी बांग्लादेश के अंदर। अब क्या हो रहा है कि जब से ये गवर्नमेंट आई है, उनमें ISI
गढ़ बढ़ा लिया है, उनको रेडिकल किया जा रहा है और उसको भारत की तरफ पुश करने की कोशिश करें। तो ये जो बात आपने की कि ये फेंसिंग, अब आपको गई, ये 4000 किलोमीटर का इलाका है और इसके मैंने 3 बॉर्डरों पे सर्व किया है। 77 टू 79 में मिजोरम में था, जो कि एक बॉर्डर है, जो एक ट्राई जंक्शन जिसको बोलते हैं पारवा, जहां पर म्यांमार का, भारत का और बांग्लादेश का बॉर्डर मिलता है, जहां से ये बैग अपना ब्रिगेडियर ब्यागचुंगा एमएनए कमांडर और लाल डिंगा एमएनएफ के, वो उनको उड़ा के लेके आया जाता था आइजल में, जब बातचीत चली थी 82 के बाद 84 में साइन हुआ था वहां पर। उसके बाद मैंने मेघालय के अंदर जो गारो हिल्स में डॉकी में, इसके बाद मैंने बटालियन कमांड की है बेसिकली ये फुट इसमें लोअर असम में, जहां पर डुबरी में और कोकराझार, बोगाईगांव, अभयपुरी, जहां से इन्फिल्ट्रेशन मैक्सिमम होती है। हो क्या रहा है, ये जो 4000 किलोमीटर का एरिया है ये पोरस था, इसके अंदर रिवराइन टेरेन है, इसके अंदर कहीं फेंसी लगाना भी बड़ा मुश्किल है। यहाँ पर वैसी फेंस नहीं है जैसी हमने पाकिस्तान बॉर्डर के साथ लगा रखी है। और दूसरी बात है, फेंसिंग इतनी सक्सेसफुल नहीं होती क्योंकि वहां पानी उसको खदेड़ देता है बारिशों के टाइम में। तो ये सच्चाई है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 3 से 4 करोड़ के करीब पक्का बांग्लादेशी भारत में आए हैं। और असम के अंदर, क्योंकि यहाँ वहां पर भूखी मरी थी, वहां काम नहीं था लोगों के पास, यहाँ पर जमीन थी, यहाँ पॉपुलेशन कम थी, यहाँ आसान आना था। और कुछ एक ऐसे भारत के अंदर एलिमेंट्स हैं जिन्होंने इनकी मदद की, इनको आधार कार्ड बनवा दिया, इनके वोटर कार्ड। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत इन्फिल्ट्रेशन बांग्लादेश से भारत में हुई है, इसको मान के चलें। और ये जो इन्फिल्ट्रेशन हुई है, ये असम और जो आपका मेघालय या वेस्ट बंगाल या त्रिपुरा या मिजोरम में नहीं, यहां से एंटर करके ये भारत के हर हिस्से के अंदर पहुंच गए और इनके डॉक्यूमेंट भी बन गए। ये दुख की बात है, ये हमें समझना चाहिए, ये एक रियलिटी है। इनके साथ साथ अभी ये रेडिकलाइज एलिमेंट्स भी आए हैं, ये रोहिंग्या भी अंदर बढ़ गए हैं। तो अब भारत इसको तो सीरियसली लेगा और इसीलिए जो ये फेंसिंग की बात हो रही है, अब हो क्या रहा है, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश जिसका और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो गार्डिंग फोर्स है दोनों तरफ, आपस में तालमेल था पिछली गवर्नमेंट में। मगर अब क्या कर रहा है, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश उनको मदद कर रहा है इन्फिल्ट्रेट कराने के लिए, वो उनको पुश कर रहा है, वो रोहिंग्या जैसे टेररिस्ट एलिमेंट्स हैं उनको अंदर डालने की कोशिश कर रहा है। और इसीलिए जो समझौता था आपस में कि 150 मीटर के इसके अलावा हम अपनी फेंस बना सकते हैं, इसका मतलब जो हमारा बॉर्डर है उससे 150 मीटर पीछे बना सकते हैं। मगर अब वो उसको भी ऑब्जेक्ट कर रहा है। वो क्यों ऑब्जेक्ट कर रहा है? क्योंकि उसके इंटेंशन ठीक नहीं, वो वहां से पुश करना चाहता है बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश या रोहिंग्या को, रेडिकल एलिमेंट्स को। तो पहले काफी हद तक रुकी थी क्योंकि उनकी इकोनॉमी भी अच्छा कर रही थी, मगर अब फिर इन्फिल्ट्रेशन का जो चांसेस बहुत बढ़ गए हैं। और ये सच्चाई है, इस बॉर्डर पोरस होने के कारण काफी हद तक भारत के अंदर बांग्लादेशी आए हैं। अनफॉर्चुनेटली ये है कि भारत में आने के बाद कुछ एक ऐसी पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, इसका गलत इस्तेमाल हुआ है और इनके डॉक्यूमेंट्स बना दिए। आज वो सब कुछ डॉक्यूमेंट हो गए उनके पास, आधार कार्ड भी, वोटर कार्ड भी। तो ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसा हुआ, इसमें कोई शक नहीं। मगर ये सच्चाई है कि अगर रिलेशन इंप्रूव नहीं होते तो भारत के पास बहुत तरीके हैं और भारत किसी हद तक जा सकता है, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट है। एक तो इकोनॉमिक तरीके तो हैं जो हम बात कर रहे थे, एक तेस्ता वाटर की जो एग्रीमेंट है 2026 में खत्म होगी। इसके बाद भारत जो है इसका भी इस्तेमाल कर सकता है। भारत के पास से खाना पीना सब कुछ चीजें यहीं से जाती है, बिजली पानी यहाँ से जाता है, रॉ मटेरियल यहाँ जाता है। तो हमारा इकोनॉमिक होल्ड बहुत है। हमारा जो सच्चाई है कि अगर फोर्स यूज करने की तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि ऐसा है कि भारत और इसका कोई मुकाबला नहीं, भारत की ताकत बहुत बड़ी है। मगर ये है, हमें ध्यान देना है कि जिस प्रकार से बांग्लादेश अब चीन को आने देगा, और वो कॉज ऑफ कंसर्न है, क्योंकि ये बेसिक देगा चीन को। चीन से हथियार तो ले ही रहा है, सबमरीन ले रहा है, चीन से एयरक्राफ्ट और लेने की कोशिश कर रहा है। ये देश इसको किससे थ्रेट है? इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भारत की तरफ के लिए ले रहा है। तो ये सच्चाई है, इस चीज को तो हमें ध्यान रखना है। और पाकिस्तान की आर्मी
वहां ट्रेनिंग कराने आएगी, पाकिस्तान की आईएसआई का गढ़ हो जाएगा। पाकिस्तान के साथ ये रिलेशनशिप, जिन पाकिस्तानियों ने इनकी औरतों का रेप किया, 4 से 5 लाख औरतों का रेप किया, नस्ल चेंज करने की बात करते थे जनरल नियाजी, आज उन्हीं के साथ मिलने, तो ये है, ये कमाल की बात है। दुख की बात है कि कहां जा रहा है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश जा रहा है अपनी सेल्फ डिस्ट्रक्शन के लिए, बांग्लादेश जा रहा है आज गिरता चला जाएगा, और भारत ने निचोड़ दिया उसको, तो फिर उसको समझ नहीं आएगा कहां गया। भारत के पास पॉलिटिकल भी है, इकोनॉमिक टूल भी अवेलेबल है और मिलिट्री टूल भी अवेलेबल है, इसमें कोई शक नहीं। मगर दुख की बात यह है कि बांग्लादेश आज की तारीख में अपना नुकसान अपने आप कर रहा है, और ये मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश का बहुत बड़ा नुकसान कर जाएगा, और लगता नहीं वो इलेक्शन भी कराएगा, जो दिसंबर के एंड में बोल रहा है, पिछले इस साल या अगले साल। क्या होगा ये समय बताएगा, मगर वाकई ये चिंता का विषय है, और भारत को बड़ा सोच समझ के आगे चलने की जरूरत है। हरिमोहन साहब। सर लिटरली भारत को बहुत सोच समझ के चलने की जरूरत है, क्योंकि इस टाइम पर सिचुएशंस काफी ज्यादा टिपिकल से होते जा रहे हैं भारत के लिए, और ये काफी कंसर्न्स बने हुए हैं, और हमारी भी नजर बनी हुई है, और आप जैसे एक्सपीरियंस जिस तरीके से देख रहे हैं वो हमारा भी ज्ञान बढ़ा देते हैं। सर आपने टाइम दिया हाँ, मैं एक और बताऊं हरिमोहन साहब, जहां बॉर्डर पे कहीं छोटी मोटी टूट-फूट होती है तो हमें हावी होना है, हमें अगर फोर्स यूज करनी है तो करनी चाहिए, ये मेरा बिल्कुल वो है, क्योंकि ये फोर्स की लैंग्वेज ही समझते हैं। हम ये सब जाना चाहिए, क्योंकि मैं इनसे इंटरेक्ट कर चुका हूं, बांग्लादेश के साथ बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है मुझे, कि दुख की बात यही है, उस बांग्लादेश को जिसको भारत ने आजादी दिलाई हो, आज हमको ही आंखें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर उसकी आंखें निकालनी पड़ेंगी ना, ये हमारे पास तरीके हैं। तो ये बड़ी है, तो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल प्रेशर, मिलिट्री प्रेशर, हर चीज डाल के, पर आप अलाउ नहीं कर सकते वो रेडिकल एलिमेंट्स भारत में आना, क्योंकि अगर वो आते हैं तो भारत की सुरक्षा के लिए विरुद्ध है। और ये 10 लाख के करीब जो रोहिंग्या बेटे हैं, ये सब रेडिकलाइज कर दिए हैं आईएसआई ने। अगर ये भारत के अंदर घुस जाते हैं, जिसका पूरा कोशिश कर रहा है ये बांग्लादेश गार्डर जो फोर्स है, तो बेसिकली इसका हमें ध्यान देना है, और जहां तक भी कोई सिचुएशन टाइट होती है तो टाइट करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। हरिमोहन साहब। जी सर, बिल्कुल तैयार रहना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि सेना का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वहां सरकार वैसे खड़ी हुई दिखाई नहीं देती, और दुख इस चीज का होता है। और वो क्या स्ट्रेटेजी बना रही है, क्या जियोपॉलिटिकल प्रेशर में है, मैं इस चीज के मामले में नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि सेना तैयार है, सरकार अभी अपनी कोई और नीति बना रही है। वो क्या पॉजिटिव बना रही है, लेकिन क्या है वो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ इतना पक्का है कि कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है। सर आपने टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ आगे भी हमें आपकी ऐसी कृपा मिलती रहेगी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू हरिमोहन साहब, जय हिंद। जय हिंद सर।